चेला, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब लिखना बंद करो और फटाफट आंसर मिलाना शुरू करो।
शुरू करें? हाँ, 18+। आज गड़बड़ी हुआ होगा, हुआ है ना? वेरी गुड। 16+, 14+, 12+, 10+। वेरी गुड। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सारा छटा हुआ है, तो बन गया तो सही, नहीं बना तो कोई बात नहीं। कहते हैं डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरें एक साथ देखी जा सकती है। यही क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? एक की भी किसी, इसको स्टीरियोस्कोप कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप से क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रंग। स्पेक्ट्रम मतलब, तो ये अलग अलग रंगों को देखने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रोबोस्कोप कंपन मापने के लिए प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप धड़कन मापने के लिए प्रयोग करते हैं। लिखे? अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टीरियोस्कोप। बढ़े? कहता विभिन्न सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? हाँ, फ्यूज। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो उपकरण है उसको हम लोग कहते हैं फ्यूज। फ्यूज की अगर हम बात करें, देखो ये गर्म होकर पिघलता है, इसलिए ये विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर है? ऊष्मीय प्रभाव। गर्म होकर नहीं पिघलता है, इसलिए ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। जितना भी गर्म होता है सब विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव। आज जकरा में केमिकल रिएक्शन होता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कौन प्रभाव? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और जकरा जकरा में विद्युत धारा दी और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसे विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। कौन प्रभाव? अब फ्यूज हमेशा जब भी लगेगा मेन वायर में लगेगा कि अर्थ में? और इसका प्रतिरोध उच्च होगा कि निम्न? गलनांक, प्रतिरोध उच्च होगा और गलनांक क्या होगा? निम्न होगा। फ्यूज की रेटिंग को एम्पियर में नापते हैं। रेटिंग को किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। और फ्यूज किस क्रम में लगा होता है? किस क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में लगा होता है। फ्यूज किस क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में लगा होता है। और किसका किसका मिश्रण है ये? सीसा और टीन का। बिहार इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जाम हुआ है उसमें ही क्वेश्चन पूछा है। कोई बच्चा दे के आया है बिहार इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम? आप दिए हैं? और कोई? और कोई दिया है? कौन दिया? आप दिए हैं? दे दिए? दे भी दिए? कल था, कैसा गया पेपर? ट्रेड पढ़वे नहीं किए थे? अभी नया नया आदमी है क्या आप? तो नया आदमी है तो 2 साल पहले फार्म कैसे भर दिया? फार्म भरे लेकिन ट्रेड पढ़े नहीं। वेरी गुड, कितना बढ़िया बच्चा है। फॉर्म भर दिया लेकिन ट्रेड ना पढ़ेंगे ना बनाएंगे ना, ना नौकरी लेंगे। कितना सिंपल है। और कौन? आप दिए हैं? कैसा गया पेपर? ठीक गया? ट्रेड पढ़ा हुआ था? क्वेश्चन कुछ याद है? यल था? ईल ने इस सब एग्जाम में पूछता है, तो यल क्या था? इस सब एग्जाम में पूछता है। सीसा और कुछ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन कैसा था? इजी, मॉडरेट, टफ? मॉडरेट था। वेरी गुड। सीसा और टीन का क्या है? मिश्रण है। अब आ जाओ सुरक्षात्मक रिप्ले, परिपथ वियोजक। परिपथ वियोजक एक प्रकार का फ्यूज ही है जो परिपथ को क्या करता है? वियोजित करता है। लेकिन इसमें बहुत सारे हैं, जैसे स्विच जो है ये भी सर्किट को तोड़ता है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है।
स्विच भी क्या करता है, परिपथ को तोड़ता है। स्विच का काम क्या है, परिपथ को तोड़ना। फ्यूज का भी काम है परिपथ को क्या करना, तोड़ना। तो सर्ज रक्षक तो हो जाएगा तुम्हारा वो बिजली के झटके वगैरह से जो रक्षा देता है। तड़ित, तड़ित सुने हो, तड़ित चालक किसका बना होता है, कॉपर का। किसका बना होता है, आंसर बता दो क्या हो जाएगा इसका, फ्यूज। ऊष्मीय प्रभाव किसकी खोज किसने की थी, जूल ने। ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की थी, जूल ने। ऊष्मीय प्रभाव है क्या, H बराबर I स्क्वायर RT, यही ना है। कभी कभी इसका क्वेश्चन ये भी पूछता है कि H जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है। कब, जब R और T कांस्टेंट है। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है जब I और T क्या है, कांस्टेंट है। और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है जब I और R क्या है, कांस्टेंट। समझे मेरा बात। H बराबर I स्क्वायर RT होता है ना, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर क्या होगा, जब R और T कांस्टेंट। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा जब I और T कांस्टेंट। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा जब I और R क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लिख लो, ये जूल का प्रभाव है, पूछता है यहां से क्वेश्चन। हो गया, पढ़े। भारत में समग्र विद्युत उत्पादन में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है। देखो ये योगदान है भारत में, सबसे ज्यादा हम लोग कोयला से बिजली पैदा करते हैं। किससे, 65% तक, 60 से 65% बिजली हम लोग कहां से पैदा करते हैं, कोयला से। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी का ही है हमको लगता है। हाँ, कोयला से। उसके बाद 15% हम लोग हाइड्रो से जनरेट करते हैं, और 13% जो है हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जैसे हो गया तुमको सोलर प्लेट, बोलन रे, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो अभी नया में एनर्जी है, विंड पावर प्लांट वगैरह वगैरह से हम लोग अब 13% बिजली पैदा कर रहे हैं। 9% बिजली हम लोग किससे, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में कौन कौन आ गया, नेचुरल गैस में आ गया आपका प्राकृतिक गैस। कौन गैस, प्राकृतिक गैस आ गया, सीएनजी आ गया। ये सबसे हम लोग बिजली पैदा करते हैं कितना परसेंट, 9%। ये बच गया न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ये पैदा करते हैं हम लोग मात्र, ये जोड़ लो ना, 61 9 70 15 85 या 3 88 या 10 98 हो रहा है क्या, हो रहा है 98। तो ये लगभग 2% के आसपास बिजली हम इससे पैदा करते हैं। 2% ऑप्शन में है नहीं, तो 5% से कम आंसर हो जाए। क्लियर है, तो इसको लिख लीजिए। 61 सबसे अधिक बिजली पैदा करते हैं किससे, कोयला से। 61% बिजली हम लोग पैदा करते हैं कोयला से। 15% बिजली हाइड्रो से, यानी जल से। 13% बिजली केकरा से, 13% ये ना है रे, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से। नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से। और 9% बिजली पैदा करते हैं कहां से, प्राकृतिक गैस से। 2% लगभग नाभिकीय ऊर्जा से। अब वही जो विकसित देश है ना, वो नाभिकीय ऊर्जा से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, कोयला से कम।
हम लोग विकासशील देश हैं, हम लोग कोयला से ज्यादा करते हैं। ये जितना भी एनटीपीसी खुला हुआ है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो थर्मल मतलब ऊष्मा जो वो जनरेट कर रहा है, वो कहां से जनरेट कर रहा है? कोयला से। हो गया। पढ़े? पढ़े हो? आंसर मिल गया आपको? सबसे ज्यादा किससे? कोयला से। अब जिस दिन कोयला खत्म, कोयला जो है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जिस दिन ये खत्म हो गया, उस दिन हम लोग समझो कि 60% जो बिजली मिल रहा है वो हो जाएगा हमारा खत्म। और खत्म हो जाएगा तो हम लोग हाइड्रो पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसलिए नहीं रह सकते कि हाइड्रो हर जगह डैम बना के बिजली पैदा करना संभव नहीं है, क्योंकि सारी नदियों पे डैम बना के बिजली पैदा आप नहीं कर सकते। तो 15% का जो वो ऑप्शन है, वो जितना है उतना हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि कोयला जलाने का शौक किसी को नहीं है। प्रोसेसिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा कोयला जलाकर बिजली पैदा करने में होता है। प्रोसेसिंग कॉस्ट सबसे कम तुम्हारा सन का, विंड का, हवा का और पानी का होता है। लेकिन पानी का इंस्टॉलेशन लागत सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर आप शुरू करिएगा पानी का बांध, तो उसमें लागत सबसे ज्यादा लगेगा पानी में ही तो, लेकिन एक ही बार नहीं लगेगा। लेकिन वो अब हम लोग उससे ज्यादा कैपेसिटी हमारी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं हम लोग। लेकिन जिस दिन कोयला का स्रोत खत्म हो गया, 60% बिजली हम लोग वहां से ले रहे हैं, और वो खत्म होने वाला स्रोत है। हम लोग कहते हैं वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वह स्रोत होता है जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक बार कोरोना में हल्ला भी हुआ था, समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? मैं तुम्हारे जीवन से, अगर हमारे जीवन से दोस्त मेरे, अगर आपके जीवन हमारे जीवन से अगर बिजली गुल हो जाए, हमको लगता है लोग इससे बढ़िया समझेगा कि मार दो हमको, क्योंकि सबसे पहले तो मोबाइल की समस्या आ जाएगी। नहीं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आ जाएंगी, और उसको अगर आपको ओवरकम करना है ना, तो चीजों को ठीक करने के लिए हम लोग, अब हम नहीं, सरकार अब जा रही है जीरो इलेक्ट्रिक बिल की तरफ। सरकार कह रही है कि आप सोलर पावर प्लांट लगाइए, जिससे आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। उल्टे हम ही आपको पैसा देंगे, आपसे पैसा लेंगे नहीं। लेकिन उसके साथ समस्या ये थी पहले कि उसका जो बैटरी आता था स्टोरेज के लिए, उसका दाम बहुत ज्यादा होता था। एक बैटरी आप लीजिएगा 17,000 18,000 का, उसकी वारंटी 5 साल की है। तो सरकार ने क्या किया, अब उस पर से सारा टैक्स हटा दिया। जितना टैक्स बैटरी पे लगता था, उस टैक्स को विड्रॉ कर लिया, जिससे बैटरियां सस्ती हो गई। लिथियम बैटरियां आने लगी जिसकी उम्र 20-20 साल है। उसका दूसरा अल्टरनेट भी अब सरकार ने निकाला है। इस पर अभी हम विशेष काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगवाना है। बिजली बिल से हम अपने पर बहुत परेशान हैं। अभी चला बिजली बिल मेरा आ रहा है लगभग 4.5 लाख के आसपास। 4.5 लाख मेरा 5 सेंटर का बिजली बिल है। और कब कहां खत्म हो जा रहा है, मतलब डेली कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं का 1 दिन 2 दिन 4 दिन पे बिजली बिल हम जमा करते ही करते हैं। और उस बिजली बिल को अब हम भी जीरो करने के फिराक में हैं। और वो जीरो होगा कैसे? जब अब आ रहा है एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट है। एक है जो स्टोरेज करेगा, एक है तो बैटरी चाहिए उसके लिए, एक है डायरेक्ट चलेगा, आपका बिजली बनाएगा और आप उसको यूज कीजिएगा। तो वो वाला हम लगा रहे हैं, और लगाएंगे तो बिजली बिल ये 4.5 लाख कम आएगा। लेकिन समस्या ये भी है कि उसका दाम इतना ज्यादा है कि उसको लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अब तुम समझो, उसके लिए हमको कम से कम 70 लाख रुपया देना होगा। अगर हम ये चारों सेंटर का बिजली बिल जीरो करें, तो हमको 70 लाख रुपीस देने होंगे, तब जाके हम अगले 20 साल तक बिजली बिल जीरो कर पाएंगे। अब सरकार कहती है, सरकार जो एक आदमी अगर कोई ये कनेक्शन लगाएगा, तो उसको 50% के आसपास सरकार ये दे रही है, सब्सिडी दे रही है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना काम करता है, उसके बदले पैसा अर्न करता है, उसके लिए ये फैसिलिटी नहीं है। तो ये 70 लाख नहीं है। ये 70 लाख अगर हम देंगे, तो इसके बदले हमको सरकार को भी 30 लाख रुपया, 30 18 लगभग 70 का 48% कितना, 7 5 35 बोलेंगे,
35 लाख रुपए सरकार को पहले टैक्स देना होगा, तब ये 70 लाख आएगा मेरे पास, और तब इससे हम उसको परचेस करेंगे। लेकिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो दोस्त 70 लाख लगाएंगे, 1 करोड़ मान लो लगाते हैं, और एक साल में 4.5 लाख के हिसाब से बिजली बिल मेरा जा रहा है। 12 चौका 48 6 54, तो 2 साल में पैसा वसूल होगा और 20 साल तक इसकी वारंटी है, तो लगाने में फायदा है, इसलिए लोग लगा रहे हैं। और गांव घर में लोग इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि एक बार उसको 2 लाख रुपया जमा करना होगा, वो सोचता 1,000 जा रहा है, वह ठीक है। नहीं, गांव घर में अभी भी लोग हमको नहीं लगता सोलर पैनल कोई लगा रहा है, लेकिन शहर में अब लगाना लोग शुरू कर दिया, क्योंकि बिजली बिल बहुत ज्यादा महंगा है। अब बिजली बिल पे अब फिक्स कॉस्ट भी कर दिया है कि अगर तुम चलाओ कि नहीं चलाओ, एगो फिक्स कॉस्ट तुम्हारा आएगा ही आएगा। इस पर सवाल भी आया था। सवाल क्या आया था कि अगर मान लो किसी मीटर का, ये मीटर तुम लगाए हो, इसका मीटर का 100 रुपया फिक्स कॉस्ट है, और तब जो तुम यूनिट खर्च करोगे, मान लो तुम 200 यूनिट खर्च करते हो, तो 200 गुना मान लो 8 रुपया है, तो ये अलग से लगेगा, ये 1600 रुपया लगेगा, और 100 रुपया ये फिक्स कॉस्ट, यानी कितना लग गया 1700। ये बिल आपको देना पड़ेगा, तो फिक्स कॉस्ट भी आने लगा, क्योंकि सबका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। जिसके गांव घर में भी हमको लगता है स्मार्ट मीटर लगना चालू हो गया है, तो गांव घर में। लेकिन अब पहले तो लोग चोरी भी कर लेता था, अब तो मामला जो है अति संवेदनशील है, बगले वाला जाके कह देता है। आप फिर अभी ये मेरा वो स्टाफ का पापा को पकड़ लिया और टोका लगे, 60,000 रुपया फाइन कर दिया। और छोड़न मेरा एगो मकान मालिक को पकड़ लिया, यही 2.5 लाख फाइन किया। मतलब ई मकान मालिक नहीं है, 5 को में एगो है जगह पकड़ा है, 2.5 लाख रुपया फाइन किया है। उस वैज्ञानिक का नाम, उन लोग को पता भी चल जाता है। अब लोड कैलकुलेशन इतना बढ़िया हो गया है कि जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर पे लोड है 300 केवी का, 300 केवीए का मान लो ट्रांसफार्मर है, और उसको पता है कि मेरा जितना बिल आया है इस महीने वो इतना का है, एक्स का है। अब मेरा ट्रांसफार्मर से आउटपुट जो जा रहा है वो वाई है, तो घटा लेता है कि भैया 20 का घपला कहां हो रहा है, तो ये एरिया में चेकिंग लगा देगा। उसको पता चल जाता है कि भैया इतना का घपला हो रहा है, वो एरिया में चेकिंग लगा देगा, पकड़ाएगा। पहले ऐसा मामला नहीं था, तो इसलिए कृपया चोरी ना करें। कहते हैं उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धसे हुए होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ने उलट दिया, सीधा पूछता है इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, नहीं तो कौन किया, जे थॉमसन। ये सब का कोई काम नहीं है। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, नाभिक का। अब प्रोटॉन के खोज में भी इसका नाम आता है। किसकी खोज में, प्रोटॉन की खोज वैसे गोल्डस्टीन ने किया, अगर गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा, रदरफोर्ड। इसका कोई काम नहीं है। बोर ने बोर ब्यूरी का सिद्धांत दिया था, और बोर ब्यूरी के सिद्धांतानुसार महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n²। महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n²। n क्या है, कक्षा की संख्या। n क्या है, पढ़ें, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग। देखो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की वायु प्रदूषण। यह है एक्चुअल में क्या, ये होता है दोस्त मेरे एसी वगैरह में भी लगता है। एसी तो बंद कमरे में होता है, एसी के लिए वॉल्यूम क्लोज चाहिए कि ओपन चाहिए, तो क्लोज चाहिए, तो इसके लिए या कहीं पर गाड़ी तो क्लोज है, गाड़ी को हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं, पूरा चारों साइड से बंद किया, एसी चला दिया, और हम लोगों को बहुत दिक्कत, हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है क्या। लेकिन उसी वही काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का। प्रिसिपिटेटर्स का मतलब होता है वह जो छन्नी का काम करता है। कितनों बाहर में धूल उड़ रहा है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, क्या आपके पास धूल आता है, आता है क्या, नहीं आता है। तो इसी यही काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का, कि प्रदूषित वायु को छानकर शुद्ध वायु आप तक पहुंचाना।
ठीक है। अभी बाहर में कुछ भी हो जाएगा तो आपके पास अशुद्ध वायु नहीं आएगा, कितनों आंधी तूफान कुछ भी आ जाएगा तो वो जो एसी आपको हवा दे रहा है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स लगा हुआ है जो हवा को छान कर आप तक पहुंचा देता है। ना तो बंद कमरे में आदमी सांस ले पाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। तो यह वायु प्रदूषण को छानने का काम करता है। प्रिसिपिटेटर्स मतलब होता है अवक्षेप निकालने का काम करता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए हम लोग एकॉस्टिक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एकॉस्टिक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एकॉस्टिक का। दृश्य प्रदूषण कुछ होता नहीं है, वह प्रदूषण जो आप देख पाते हैं जैसे धूलकण वगैरह हो गया, ये कौन प्रदूषण है? दृश्य है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये दृश्य है कि अदृश्य है? अब फिर जल प्रदूषण बताओ, जल प्रदूषण किसकी मात्रा से पता चलता है? ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑक्सीजन की मात्रा से जल प्रदूषण का पता चलता है। ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? कम कैसे कर सकते हैं? एकॉस्टिक का उपयोग करके। किसका उपयोग करके? और जल प्रदूषण का पता किससे चलता है? ऑक्सीजन की मात्रा से। सही है। सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेल में अर्धचालक के रूप में क्या उपयोग करते हैं? हाँ, गैलियम और सिलिकॉन मार दें। ये क्वेश्चन भी बिहार इलेक्ट्रिसिटी में पूछा है। अभी सौर सेल में सिलिकॉन पूछा है, तुरंत था कल या परसों पूछा है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का। सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन और गैलियम। बताओ जिंक अर्धचालक है क्या? जिंक अर्धचालक है। जिंक का उपयोग लोहे के ऊपर लेप चढ़ाने में करते हैं। तो बताओ, तो जिंक का, ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि जिंक का उपयोग जो लोहे के ऊपर परत चढ़ाने में करते हैं उससे लोहा सुरक्षित रहता है कि जिंक? ये क्वेश्चन है। लोहा सुरक्षित रहता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाती है? और रबर में सल्फर मिलाना क्या कहलाता है? वल्कनीकरण। क्या कहलाता है? सही है। आर्सेनिक से किसका पता चलता है? ब्रेन ट्यूमर का। आर्सेनिक से किसका पता चलता है? ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है। जिंक का उपयोग गैल्वेनाइजेशन में करते हैं। जस्तीकरण में करते हैं। हो गया? किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप मार दें। इलेक्ट्रॉन को जो स्कोप करता हो, देखता। स्कोप का मतलब होता है देखना। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो मतलब छोटा, छोटे चीजों को स्कोप करना मतलब देखना। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रॉन को स्कोप करने वाला। स्कोप करना मतलब क्या होता है? देखना। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही ना विद्युत धारा है। विद्युत आवेश मतलब किसका प्रवाह? किसका प्रवाह? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। किसका प्रवाह? एम्पियर मीटर होगा क्या? विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। एम्पियर मीटर धारा को नापता है, उपस्थिति का पता नहीं लगाता। धारा को क्या करता है? नापता है। ओम मीटर क्या करता है? ओम मीटर प्रतिरोध नापता है।
मल्टीमीटर, मल्टीमीटर धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज, तीनों नापता। इसको हम लोग एवीओ मीटर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवीओ मीटर। ए बोले तो एम्पियर, वी बोले तो वोल्ट, ओ बोले तो ओम। एवीओ मीटर। एम्पियर, वोल्ट, ओम। हो गया? पढ़ें? कौन सा ऊर्जा का एक नवनीकरणीय स्रोत है? बताओ कौन? नवनीकरणीय मतलब परंपरागत की गैर परंपरागत? गैर परंपरागत स्रोत जो खत्म होने वाला कि खत्म नहीं होने वाला? समाप्त न होने वाला। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? कुछ लोग इसमें प्राकृतिक गैस मारे होंगे। प्राकृतिक गैस को कंप्रेस करके बनाते हैं हम लोग सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये भी खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम तो खत्म हो ही जाएगा, कोयला भी। ई दोनों में आप अलग अलग तरीके से मारे होंगे। इस संश्लेषित गैस होगा ये CO2 CO2 और H2 का मिश्रण होता है और ये कभी नहीं खत्म होगा। सब जगह प्लस कर लो। CO2 प्लस H2 का क्या होता है? मिश्रण। हो गया? पढ़ें? भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? द्रव स्थिति विज्ञान। खगोल भौतिकी नहीं होगा। ऊष्मा प्रवैगिकी किससे संबंधित है? ऊष्मा से, प्रकाश, ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स का मतलब भी क्या होता है? प्रकाश। खगोल तो हो गया अंतरिक्ष से। और द्रव स्थिति विज्ञान का संबंध किसके नियम से है? किसके नियम से है? पास्कल के नियम से। हो गया? किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? बताइए क्या होगा? कौन सा ऐसा विलयन है जिसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? देखो, अगर H प्लस और पीएच की अगर हम बात करें, अगर इसका मान 10⁻⁻8 होगा तो ये 8 होगा। ये 10⁻7 होगा तो ये कितना होगा? 7। ये 10⁻6 होगा तो ये 6 होगा। अब हमको ये बताइए, वैसे ये 1 मिनट रुक जा, ये हो जाएगा -4 ले लो, -3 ले लो, -2 ले लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 3 2। ध्यान से देखना, माइनस में पावर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। माइनस में पावर जितना अधिक होगा वैल्यू उतना कम होगा। माइनस में पावर जितना अधिक होगा वैल्यू उतना कम होगा।
अब ध्यान से देखो, कहता है किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है। तो माइनस में वैल्यू जितना ज्यादा वैल्यू उतना कम ना, बोलवे नहीं करेगा। अब आपका वैल्यू दिया हुआ है, अगर ये वैल्यू 8 है, इसका मतलब ये 10 टू द पावर माइनस 8 है। अगर ये 5 है तो ये 10 टू द पावर माइनस 5 है। और अगर ये 10 है तो ये 10 टू द पावर कितना है, -10। अगर ये 4 है तो ये 10 टू द पावर कितना है, -4। ये H प्लस हो गया और ये PH हो गया। बोलो हाँ। अब हमको ये बताओ, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक उसका होगा जिसका पावर में वैल्यू कम होगा कि ज्यादा। कम वैल्यू किसका होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये इसका पीएच 4 है, इसका मतलब इसका H प्लस जो होगा वो 10 टू द पावर -4 होगा। ये पीएच 10 है, इसका मतलब इसका H प्लस जो होगा वो 10 टू द पावर -10 होगा। इसका H प्लस 10 टू द पावर -5, इसका H प्लस जो होगा वो 10 टू द पावर -8 होगा। बोलिए, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 4 ना। इसमें अधिकतर बच्चा जो है 10 मारा होगा। कितने लोग मारे हैं सी नंबर, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए बाबू, ईमानदार बनिए। कितने लोग मारे हैं डी नंबर, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, लिख लीजिए इसको। मार दिए होंगे, आपको समझ में तो आता ही है। हो गया, सारा क्वेश्चन अपने आप में दमदार है। जब आप क्वेश्चन अच्छा अच्छा खोजिएगा तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। पढ़े, पढ़े, एकदम सिंपल, यहीं पर कंक्लूजन आ जाएगा आपका, इज द राइट आंसर। चींटी के डंक, देखो क्या सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है। चींटी का डंक है, चींटी के डंक में सबको पता है फॉर्मिक एसिड, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, और बता क्या एगो कार्बन है, मीथ की ईथ, तब मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। आंसर बता, है बढ़िया प्रश्न। ऐसे ही एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, हो गया। एसिटिक एसिड बोले तो इसको बताओ, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COH, और इसको हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड। कौन अम्ल कहते हैं इसको, इथेनोइक अम्ल। दुग्ध अम्ल कौन है, लैक्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल कहां पाया जाता है, इमली और 3 से 4 घंटा में चला ये पेपर बनता है। खोज खोज के वही क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं जो तुमसे नहीं बनेगा या जो तुमको दिक्कत होगा। अब हाफ mv² पढ़ के क्या करोगे, वेग दुगुना कर देंगे, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। वो पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। बल का सही मात्रक न्यूटन, इस बार तो वो पूछ दिया।
एक कमजोर अम्ल, उसके नमक के घोल को क्या कहा जाता है? कमजोर अम्ल और नमक का घोल बफर विलयन कहलाता है। देखो बफर विलयन, उदासीन विलयन कहते हैं जब अम्ल ना, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिलेगा ना, तब कौन विलयन कहलाएगा? उदासीन। क्षारीय विलयन किसको कहते हैं? जब दुर्बल अम्ल अप्रबल क्षार। उच्च अम्लीय विलयन किसको कहते हैं? प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। ये समझ लीजिए, जो प्रबल होगा वैसा ही लवण बनेगा, दोनों प्रबल होगा तो सामान्य लवण बनेगा। तो बताइए, तो इसका पीएच मान 7 से कम कि 7 से ज्यादा? उदासीन है इसका पीएच मान, इसका पीएच 7 से कम। अम्लीय का मतलब हुआ जिसका पीएच मान 7 से क्या होगा? कम। और अम्लीय विलयन तभी बनेगा जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो। इससे दोस्त मेरे आप कह सकते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो ये जो लवण बनेगा ना, वो लवण होगा उदासीन। बफर विलयन होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 1 लीटर या 10 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 2 बूंद चीनी का गिरा दीजिए, 2 चीनी गिरा दीजिए, तो उसके मिठास पर कोई फर्क पड़ेगा? उसी विलयन को बफर विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें थोड़ी सी अम्ल या क्षार की मात्रा मिला देने पर उसके अम्लीयता और क्षारीयता पर कोई असर ना पड़े। लिख लीजिए, वैसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर अम्ल और क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर उसके अम्लीयता और क्षारीयता पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई असर पड़ता कि नहीं पड़ता? अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, तो कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित है क्या? अभी तुरंत बताएं, इमली में कौन एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। बाकी सब है? चलिए, ये प्रश्न तो आप बना दिए होंगे। सीसा और टीन, सोल्डर, ये भी पूछा है अभी बिहार इलेक्ट्रिसिटी में। सोल्डर, फ्यूज भी किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। स्टेनलेस स्टील में कार्बन के कारण कठोर होता है और क्रोमियम के कारण जंगरोधी होता है। पीतल कांसा तो पते होगा। जितना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है किसका बनता है? स्टेनलेस स्टील का। ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टरी हथियार है वो किसका बनता है? स्टेनलेस स्टील का। क्यों? क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता।
बताइए, कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस सदी के दौरान बने थे? 19वीं। बोलो न रे। अभी तो हम लोग कौन सदी में है? 21वीं सदी में। 2020 के बाद 21वीं है ना आया। 21वीं सदी में अभी हम लोग हैं। कृत्रिम उर्वरक हम लोग 19वीं से ही यूज कर रहे हैं। तो कृत्रिम उर्वरक मतलब समझा? यूरिया, डीएपी, पोटास, ये सब क्या है? कृत्रिम उर्वरक। कृत्रिम उर्वरक को हम लोग अजैविक खाद भी कहते हैं। कौन खाद? कृत्रिम उर्वरक इज ऑल्सो नॉन एज अजैविक खाद। कौन खाद? अजैविक खाद। बताओ, ये संतुलित होता है कि असंतुलित? क्या होता है ये? संतुलित होता है। और फायदेमंद है कि नुकसानदेह? तुरंत काम करता है कि तुरंत नहीं करता है? तुरंत क्या, आज दिन में मारोगे, शाम तक में जो है रंग दिखा देगा, शाम तक में हरिया जाता है क्या? एगो मेरा दोस्त है, खाद बीज का दुकान करता है। वो हमको सब गणित समझा रहा था कि किसान कैसे क्या क्या चीज का यूज करता है। अभी थाइमेट वगैरह हमको लगता है मकई उकई लगाने टाइम ही दे देता है। वो बोला मकई का बीज जो है स्टॉक किए हम, अगर वो 200 रुपए किलो मान लो स्टॉक किया, 210 रुपए किलो बिका, तो उसमें 10 टका बचाते हैं। लेकिन थाइमेट 20 टका का लाते हैं, 80 टका में बेचते हैं। तो मेन कमाई हम लोगों का यही है। थाइमेट है मतलब वो तो जहरे न है रे। थाइमेट जो डालता है वो कीड़ा मकोड़ा को भगाने के लिए डालता है, लेकिन वो सारी चीजें जो है क्या कहते हैं उसको, अरे यार, परासरण के द्वारा सारी चीजें अवशोषित होती है। वही हम लोग क्या करते हैं, खा रहे हैं। और खाने के बाद वो चीजें बहुत ज्यादा अलाभकारी है। लेकिन फिर भी हमको लगता है ये अभी जो जितना भी मकई उकई का में जो खाद पड़ता है, अब तो धानों में डालने लगा लोग खाद। और वो छोड़ने, इस बार हम गए तो हम देखे कि वो पटसन साग होता है, उसका भी बीज लोग खरीद के लगा रहा है। कद्दू का बीज लोग खरीद के, पहले ये सब बीज लोग खरीद के थोड़ी लगाता था, घर में रख ले रहता था, कदीमा उदीमा झाड़ दिया गाड़ दिया, वही न करता था। पहले गेहूं भी हम लोग याद है उस टाइम घर में ही पापा रखते थे 1 ड्राम गेहूं। जो बढ़िया गेहूं जिस एरिया में, मान लो कोई खेत में इतना एरिया में बढ़िया गेहूं हो गया, उसको काट के अलग थ्रेसरिंग करके निकाल के रखते थे, उसी को बोते थे। अब गेहूं का बीज भी किसान खरीद रहा है, धान का बीज भी किसान खरीद रहा है, हर चीज का बीज किसान अब खरीद रहा है। सरसों तक का बीज खरीदता है, जबकि सरसों साला कहीं छीट देंगे तो आ जाएगा। सरसों का बिया क्या है, वो कहीं छीट दोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब वो बिक रहा है, पीला सरसों, उजला सरसों, हरिहर सरसों, करिया सरसों, और सब चला जहर है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है शायद। बुलंदशहर का कोई है क्या? बुलंदशहर में है शायद नरोरा, वही है क्या? किसी को पता है? यूपी वाला कौन कौन है इसमें? उत्तर प्रदेश वाले। नरोरा है तुम्हारे यहाँ? नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। एक बार हम गए थे बुलंदशहर, कोई एग्जाम था शायद उसी के लिए। वहां देखे हम बड़ा अजीब चीज, उस टाइम की घटना बता रहे हैं, 10 साल पहले। पूरा का पूरा गाय जो है काट के लटकाया हुआ था। वो ऐसा बिहार में तो कहीं नहीं दिखता था, वहां हम गए तो अजूबा लगा। पूरा गाय जो है काट के, अब तो पता नहीं योगी जी का सरकार आ गया, पता नहीं क्या है। अब सुनते हैं कि ऐसा नहीं है। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग करते हैं? देखो, इस्पात को कठोर करने के लिए तुम कहोगे सर कार्बन। कार्बन ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? मैंगनीज। इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, इसको अगर तुम लोगे मैंगनीज और कार्बन, और निकेल जो होता है सस्ता महंगा इस्पात को जंगरोधी बनाता है, जैसे घड़ी वगैरह। महंगा इस्पात को जंगरोधी बनाता। क्रोमियम,
सस्ता इस्पात को जंगरोधी बनाता। निकेल जो है ये महंगा इस्पात को जंगरोधी, जैसे सस्ता इस्पात में आ गया बाल्टी। बाल्टी जान रहे हो ना, उस सस्ता इस्पात में आ गया। अब महंगा इस्पात में कौन आ गया? घड़ी। घड़ी तो चला, इतना महंगा महंगा आता है इस्पात में भी, गोल्ड विद डायमंड में भी। गोल्ड का एगो घड़ी, हम एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे टहल रहे थे तो एगो घड़ी का दुकान मिला रैडो का। हम बोले पैसा कैमरा कौन दिक्कत है? हम बोले यार सबसे महंगा दिखाओ। कहता ये वाली सर। हम बोले कितने की है? 42 लाख की। साला पागल हो गया है, घड़ी पहन रहा है। बोले सबसे सस्ता दिखाओ। बोला सर ये वाली। हम बोले कितने की है? बोला 1.5 लाख की। हम बोले थैंक यू वेरी मच, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया, हम चले। अगला, जैसे हम महंगा सोचे 50,000, ये महंगा 42 लाख होता है रे, वो भी घड़ी। कहता है निम्न में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया था? ये तो सब मार दिया होगा, क्या होगा? ए की भी किसी, हाँ मार दें। ऑन्कोलॉजी, कैल्शियम का, कैंसर का, बोलो न रे। इकोलॉजी तो इन्वायरमेंट का, माइकोलॉजी कवक। ई क्वेश्चन में बड़ा गड़बड़ हुआ होगा, बताओ क्या होगा? किस जीव में सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? झिंगूर को, क्योंकि यह एक साथ नहीं चलता है, साथ लेकर नहीं चलता। मधुमक्खी, टर्माइट, टर्माइट जानते हो? अरे दीमक नहीं जानता, चींटी, सब साथ चलता है। झिंगूर लिख लो, क्योंकि यह एक साथ नहीं चलता है, इसलिए इसको अनसोशल कहते हैं। सोशल इंसेक्ट ये नहीं है। थैंक यू वेरी। और है? अरे बा, ये क्वेश्चन तो और मजेदार है। एग्जाम में तो कितने लोग गलती हुआ, कितने लोगों का? आयोडीन कौन कौन मारे हैं? जियो मेरे। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? पोटेशियम और सोडियम। थायरॉक्सिन के निर्माण में कौन जरूरी है? आयोडीन। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि संचालित होता है। सोडियम लेगा पोटेशियम छोड़ेगा, पोटेशियम लेगा सोडियम छोड़ेगा। कहता संचालन के लिए कहेगा तो पोटेशियम और सोडियम। कहेगा थायरॉक्सिन का निर्माण के लिए, तब क्या मारेंगे? आयोडीन। इधर 90% के गलत हो गया हो। थैंक यू बाबू मेरे वेरी मच। मास्टर टेस्ट का डिस्कशन 9 बजे से ऐप पर होता है, पता है ना? क्या बोल रहा है? साइंस जल्दी ही शुरू होगा। हाँ जल्द से जल्द आपकी सेवा में उपस्थित है। हो गया, बिहार पुलिस भी हो गया, बिहार इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, और ट्रेड की भी क्लास इस सप्ताह में शुरू हो जाएगी। जिनका एडमिशन है इस सप्ताह में शुरू करेंगे।